प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आप सभी को पता है कि 2 फरवरी से आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने गेसिंग क्वेश्चन अच्छी तरीके से डाल दिया है कि कौन-कौन सा शॉर्ट आ सकता है, लॉन्ग आ सकता है और कितना कहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो एक बार उस वीडियो को थोड़ा देर समय निकाल कर ज़रूर देखिए। आज हम 5 नंबर यानी लॉन्ग क्वेश्चन है और एक बात यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। किस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव बनेगा हम वो भी बता देंगे, किस पॉइंट से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा हम वो भी बता देंगे। तो आप ये नहीं समझिए कि सिर्फ 5 नंबर के लिए आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। यहाँ से जितना भी सवाल बन सकता है हम सब कुछ एक्सप्लेन करते जाएंगे। वीडियो बहुत ही छोटा सा होगा, हो सकता है 5 से 6 मिनट का हो, तो आप थोड़ा सा वीडियो के स्पीड को 1.25x पे जाकर ज़रूर देखें। तो हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस बार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे भी इससे 2 ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा, तो 2 नंबर आपको ऐसे ही मिल गया। और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से ये बन सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के यूज क्या है। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसके डेफिनेशन में घुस जाते हैं। चलिए, तो इसका होता है जब डीएनए के बेस पर किसी विशेष व्यक्ति की पहचान की जाती है तब इस प्रक्रिया को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। आप एक बहुत फेमस सीरियल है सीआईडी, वो ज़रूर आप देखे होंगे। तो उसमें देखे होंगे फॉरेंसिक लैब में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है। मतलब इससे पता चल जाता है जो सस्पेक्ट है यानी जो अपराधी है वो क्राइम सीन पर था या नहीं था, फिंगरप्रिंट के बेस पर। अब ये बहुत से चरण में होता है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको पहले भी बता चुके हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में इसका यूज भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं, थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज जेफरी इलेक नामक वैज्ञानिक ने सन 1985 में की थी। देखिए, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। किसने किया था? एलेक जेफरी नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। और अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया का भी आप गूगल पर जाके सर्च कर लीजिएगा। सभी जीवों में 99% जीन समान होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, तथा 0.1% जीन असमान होते हैं, जिसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ये भी बन सकता है कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। तो जो 0.1% डीएनए डिफरेंट होता है हमारे बॉडी में, उसी को कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर एक बार अच्छे से देखिए, क्योंकि समय नहीं है, समय का कमी है। इसके लिए हम इस तरीके से फेयर में लिख करके डाले हैं, नहीं तो हम बोर्ड पर एक एक बात को लिख के समझाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके प्रिंसिपल पर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है, मतलब किसके सिद्धांत पर वर्क करता है। तो याद रखिएगा VNTRS, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इसका मतलब होता है कि हमारे बॉडी में किसी क्षण में कितना नाइट्रोजन बेस रिपीट हो रहा है, उसी को बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो प्रिंसिपल क्या है? VNTRS। ऐसे भी याद रख लीजिए कि बहुत बड़का नाम है, 5 अक्षर का है और वो भी कोड में है। तो ऐसे भी ऑप्शन में एक ही रहेगा, VNTRS फुल फॉर्म दिया तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। इतना याद रखिएगा, शुरू में वेरिएबल हो यानी जो बदलता हो और लास्ट में रिपीट हो तो वहाँ पे टिक कर दीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव बनने का चांस यहाँ से है। अब चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कई स्टेप में पूरा होता है। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उद्देश्य इतना ही होता है कि कोई सस्पेक्ट है, यानी सस्पेक्ट का मतलब है कि वो अपराध की नज़र में है कि इसने अपराध किया है। तो अब जांच कैसे होगा? तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई भी चीज़ करने से पहले सैंपल लिया जाता है। सैंपल का मतलब होता है नमूना, जिससे हम कोई चीज़ शुरुआत करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में नमूने के रूप में ब्लड होगा, स्किन होगा, सीमेन होगा, या हेयर फॉलिकल होगा, या नेल होगा, इत्यादि चीज़ों को सैंपल के रूप में लिया जाता है। एक बार अच्छे से समझिए, आपको यहीं पर याद होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? सैंपल ले लिए। अब सैंपल ले लिए और उस सैंपल से क्या निकालेंगे? डीएनए, क्योंकि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। अरे नाम ही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उसमें क्या यूज होगा? डीएनए ही यूज होगा। तो सैंपल से क्या प्राप्त कर लिए? डीएनए प्राप्त कर लिए। अब सैंपल से डीएनए को प्राप्त करने के लिए अनेक सारे एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। कैसे? तो डीएनए को काटेंगे, मतलब काट के अलग करेंगे। तो सैंपल से डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। मतलब आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का वर्क ही होता है डीएनए को अलग करना, काटना। उसके बाद डीएनए को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। आप सभी को पता है कि सेपरेशन का एक मेथड होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है, आ सकता है, नहीं तो एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से फिक्स है
और कहीं से नहीं बनेगा, यही बनेगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो एगारोथ जेल का यूज होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो सी ब्रीड से प्राप्त होता है। सी ब्रीड से मतलब समुद्र में पाए जाने वाले एक एल्गी है उससे प्राप्त होता है। तो देखिए डीएनए को अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। यह एक स्टेप होता है जिसमें जेल के रूप में 11 जेल प्राप्त होता है। 11 जेल समुद्री घास यानी सी ब्रीड से प्राप्त होता है। अब इस सेटअप के अंदर डीएनए के टुकड़े को डाल देते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक होता है एनोड जो पॉजिटिव होता है, एक होता है कैथोड जो निगेटिव होता है। यहाँ पर लिखा है एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव होता है तथा कैथोड निगेटिव चार्ज होता है। अब निगेटिव चार्ज डीएनए पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ बढ़ने लगता है। आप सभी को पता है डीएनए पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है, और एनोड क्या है, पॉजिटिव है। तो डीएनए किधर जाएगा, प्लस माइनस की ओर जाता है, माइनस प्लस की ओर जाता है। छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े अलग हो जाते हैं तथा बड़े बड़े डीएनए के टुकड़े पीछे रह जाते हैं। अब इसमें वांछित डीएनए मतलब जो डीएनए अलग हुआ है उसको निकालकर अलग कर लिया जाता है। आप सभी को पता है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हुआ, शॉर्ट भी क्लियर हुआ। इस टेक्निक में कुछ नहीं है, डीएनए को अलग करना मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करना कुछ नहीं है। 11 जेल होता है जिसे सी बीट से प्राप्त किया जाता है। 2 चीज होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। डीएनए निगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव एनोड की तरफ भागता है, फिर अलग हो जाता है। अब अगला यहीं पे इसको फिगर से दर्शा दीजिएगा। अगला देख लीजिए सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ये वही है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे इसको कट करेगा। अब वांछित डीएनए को नायलॉन पेपर, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सदर्न ब्लॉटिंग में कौन सा पेपर यूज होता है, तो नायलॉन का पेपर यूज होता है, उतारा जाता है, जिसके कारण डीएनए कागज से चिपक जाते हैं और इस प्रक्रिया को सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। अब डीएनए के खंडों को हेलिकेज एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है, जिसके कारण डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि हेलिकेज एंजाइम का यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्यों होता है, क्योंकि उसको डबल से सिंगल करना होता है, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है। अब डीएनए को रेडियो एक्टिव प्रोब डीएनए में बदल दिया जाता है। अब रेडियो एक्टिव प्रोब डीएनए को एक्सरे फिल्म पर, एक्सरे फिल्म उसे कहते हैं जैसे कि आप एक्सरे कराएंगे ना तो आपको जो एक पेपर मिलता है जिस पे दिखता है कि क्या खराबी है, उसी को बोलते हैं एक्सरे फिल्म। उस पर उतारा जाता है जिसके कारण डीएनए काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। तब इस प्रक्रिया को ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। अब उचित जानकारी की विश्लेषण कर डीएनए का पहचान कर लिया जाता है और हमें पता चल जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब और लॉन्ग तीनों में ये टॉपिक काम आने वाला है, तो अच्छे से पढ़िए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ होता है, अभी बताए कि क्रिमिनल को पहचान करने में, मृत व्यक्ति की पहचान करने में कि डेड बॉडी किसका है, ट्विंस जुड़वा बच्चों के मामलों में मतलब बच्चा का जो पेरेंट है वो कौन है, या पेरेंट का ही यह बच्चा है या जुड़वा बच्चा, ये दोनों एक ही है, इसकी पहचान करने में। और पिता पुत्र के मामलों में क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। टाइम बहुत कम है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। अगला वीडियो कैंसर का 5 मिनट का अपलोड हो गया है, जाके कैंसर वाला भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि लॉन्ग के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव से तो आपको 3-4 नंबर तो दे के ही जाएगा, ये गारंटी है।